हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होंगे, चाहे वो जेई के होंगे, चाहे वो नीट के होंगे या फिर बोर्ड के होंगे, वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जीरो ऑर्डर तक तो सारे बच्चे को आसान लगता है ना। तो हो सकता है कि वीडियो आपने देखा हो और उसके बाद फिर आपको भी ठीक ठीक लगा हो, आसान ही लगा हो। अभी सबसे जरूरी चीज है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सही से सॉल्व करना। ठीक है, बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, पर हाँ रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं, कई सारे वेराइटीज ऑफ इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी वेराइटीज पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री फ्रेंड। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन केस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बेसिक्स और हमारे जो फंडामेंटल्स हैं। इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दी फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसको मैंने कई बार आपसे सामने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही लिखते हैं हम लोग ना हर बार, जहां पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कौन सा कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट। तो अगर हम एन की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के सी, है ना, यही लिख उठेगा। या सी रेज टू पावर 1 भी कर सकते हैं। के तो हमारा कांस्टेंट है बेटा, है ना, के तो हमारा रेट कांस्टेंट है, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, है ना। साफ साफ ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से हम सीख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant। ठीक है, अच्छा, तो इससे सीखने को क्या मिलेगा, इससे सीखने को यह मिलेगा कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट भी अगर डबल हो जाए तो ये 100% फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अगर जो भी चेंज आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करेंगे, जितने टाइम्स वो चेंज करेंगे, सेम चेंज आपको रेट ऑफ द रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। सेकेंड पॉइंट अपने पास है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें देख लेना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एग्जांपल। जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई की, वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल बनते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया जैसे 2H2O2 को हमने हीट कर दिया तो ये टेम्परेचर देने पर डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर इसने वाटर एंड ऑक्सीजन बनाई, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल हो गया। 2N2O यानी कि लॉफिंग गैस को अगर हमने हीट किया तो ये नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस निकली, है ना। ये ऑक्सीजन हमारी एक पैरामैग्नेटिक गैस है, जबकि N2 एक डायामैग्नेटिक गैस है। ठीक है, NH4NO2 को अगर हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज होता है N2 में एंड 2H2O में। और साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर में हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लेकर के वाटर डाल दिया तो एस्टर कन्वर्ट हो गया किसमें, एसिड में और एल्कोहल में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सारे एग्जांपल बन गए। ठीक है, डन यहां तक। चलिए एग्जांपल आप धीरे धीरे करके याद करते रहेंगे। अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे सीखा बेटा कि R इज इक्वल टू होता है कि C रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ऐसा देख पा रहे हैं कि ये जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हमेशा की तरह कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम कोई सॉल्यूशन फेज में अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी क्या, मोल पर लीटर डिवाइड बाई टाइम को किस में ले लें, सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, तो बताओ बेटा यूनिट क्या बन जाएगी फाइनली, ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये बन गई। लेकिन अगर कोई गैसियस रिएक्शन है,
ठीक है, गैसियस रिएक्शन है, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, बताइए, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या आ जाएगा वहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां हम लिख देंगे एटीएम पर यूनिट सेकेंड। तो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखो इसके लिए मैंने आपको फंडा बता रखा है बेटा, सब लोगों को पता होना चाहिए, वही हमें यहां पर यूज करना है, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहां पर एन क्या है बच्चा, एन है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हम रखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो एन की जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और किसी के भी पावर अगर हम 0 लिख देते हैं तो पूरा का पूरा सेगमेंट 1 हो जाएगा, तो ये सब का सब 1 हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो यूनिट ऑफ के पे हमें ध्यान रखें कि ये यूनिट ऑफ जो के बनेगी वो बनेगी टाइम इनवर्स। ठीक है, फिर चाहे आप इस टाइम इनवर्स को सेकेंड इनवर्स लिख लें, मिनट इनवर्स लिख लें, आर इनवर्स लिख लें, डे इनवर्स लिख दें, ये सब के सब वही बनेंगे। तो दोनों की यूनिट डिफरेंट है, वो ध्यान रखना है। अब देखो, जो जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो जो टॉपिक या जो हम लोग ये सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, हर चीज को आप पिछले वाले काइनेटिक्स से कंपेयर करते रहिए। जैसे सबसे पहले आपने इससे पहले क्या पढ़ा, डेफिनेशन, तो आप पहले जीरो ऑर्डर से काइनेटिक्स से उसको कंपेयर करिए, वहां पर आप पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर आप पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, वहां पर आप पाएंगे कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी सेम। यहां पर आप पाएंगे दोनों की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, आपको अपने आप से कंपेयर करते रहना है कि यही सेम चीज फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, यही सेम चीज सेकंड ऑर्डर में, सॉरी जीरो ऑर्डर में क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये करते रहिए, क्योंकि होगा क्या, जब कोई एमसीक्यूज बनेगा, जो कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा आपके पास, जेईई और नीट के एग्जाम में आएगा, तो हमेशा उसमें यही होता है बेटा कि जो ऑप्शंस दिए होंगे वो एक जीरो ऑर्डर का होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर का होगा, एक आध कोई सेकेंड ऑर्डर का होगा, और एक कोई इररिलेवेंट ऑप्शन होगा, या हो सकता है बाकी दोनों ही इररिलेवेंट हो। आपको उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। तो जब तक आप कंपैरेटिवली आप दोनों के बारे में जानते नहीं होंगे, कंपैरेटिव स्टडी नहीं करके बैठे होंगे, तब तक आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, और आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं ये जीरो का तो नहीं है, पता नहीं फर्स्ट का तो नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा सही आंसर तक पहुंचना, जब हम शुरुआत से ही उस कंपेयर को आसानी से करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब आगे आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा केस, मतलब एक केस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना हो तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, डिफरेंस, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था ना कि रेट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक आपने वो पढ़ रखा है, और एक डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ रखा है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ अगर मैं लिखूं इसमें, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इनकी, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन एक और हो सकती है क्या, रेट कांस्टेंट इनटू अपने पास रिएक्टेंट क्या है ए, रेज टू द पावर 1। देखो, ये दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, और अगर दोनों को रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको, ठीक है, और इसको एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, जो ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, और ये आपको पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको दो तरह से रेट लिखना बताया है, दोनों तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, अभी मैं उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूं, दोनों के एक दूसरे के बराबर करके लिख रहा हूं, इतना ही डिफरेंस है। बहुत आराम समझना बेटा, इससे अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको कहीं पढ़ने समझने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, है ना, ये वन हटा दिया वहां से, वन का कोई मतलब नहीं लिखने का। अब मैं ए को इस साइड लेके आ रहा हूं, डी टी यहां लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी ए डिवाइड बाई ए इस साइड आ गया, ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं दोनों साइड का, है ना, अगर मैं दोनों साइड का यहां पर ln ले लूं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इंटीग्रेट कर दिया मैंने, है ना,
आप मुझे बताओ अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो देखो पहले लिमिट लेना पड़ेगा। शुरुआत में हमारा क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 था, बाद में हमने टाइम ले लिया t। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि था A0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया AT। ठीक है, ऐसे करके हमने इंटीग्रेट कर दिया। पिछले वाले में भी इंटीग्रेट किया था, यहां भी कर रहे हैं, अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है। पिछले वाले मतलब जीरो ऑर्डर में किया था। ठीक है, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा ln और यहां आ जाएगा आपका A या AT माइनस ln A0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एक इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा के टी माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, देखो क्या लिखा जाएगा। अब इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln AT। देखो यहां पर माइनस है, अगर हम हटा देंगे, आप सबको लॉग का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि माइनस डिवाइड में या डिवाइड लॉग लेते समय माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, वही काम यहां पर करना है। तो ये हो जाएगा A0 इज इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलो अभी देखो, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से ln हटाऊं बेटा। ठीक है, अच्छा माइनस के बारे में, हाँ ठीक है, माइनस अभी अपना यहाँ था ना, ये माइनस देखो, ये माइनस था, ये माइनस है। इस माइनस को हम इधर भी लेके रख सकते हैं, यहाँ लेके सकते हैं, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं इसको। ठीक है, शुरुआत से देखो ये माइनस जो था, है ना, स्टार्टिंग से मैंने नहीं बताया, ध्यान से सुन लो। ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है, ये माइनस यहाँ से हटा के मैंने इस साइड कर दिया, तो ये माइनस यहाँ लगा रहेगा, तो ये माइनस यहाँ लगा रहेगा। अब मैंने क्या कर दिया, ln यहाँ से हटाना है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AT डिवाइड बाई A0 इज इक्वल टू E रेज टू द पावर माइनस KT। यहां पर E क्या है, ये है नेचुरल लॉगरिथम, है ना, ये हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा AT इज इक्वल टू A0 या ऐसे कर लें इसे। ठीक है, ये A0 मैं इस साइड लेके जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। AT इज इक्वल टू A0 इंटू E रेज टू द पावर माइनस KT। ठीक है, देखो ये पहला इक्वेशन आपका बनके तैयार हो गया बेटा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया, जो हमारे हर बच्चे को ध्यान देना है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनके तैयार। ठीक है, यहीं पर अगर देखो कुछ बुक्स में आपको AT की जगह पे CT लिखा होगा, कुछ बुक्स में A0 की जगह पे C0 लिखा होगा। ठीक है, E पावर माइनस K इंटू टी लिखा होगा, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखना है। यहां पर भी C फॉर कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T है, K इज द रेट कॉन्स्टेंट, T इज द टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स CT फ्रॉम C0। तो C0 से CT होने में जितना समय लगा वो T यहां पर लिखा गया है, K इज द रेट कांस्टेंट, और बाकी ये नेचुरल लॉगरिथम है, ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट बन गया। ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहां पर आप ये पाते हैं कि देखिए जैसे यहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन थी, स्टार्ट तो हमने यहीं से किया। शुरुआत में हमारे पास क्या था बताओ, रिएक्शन कराते समय रिएक्टेंट ही था ना, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी मानी, C0 मान लिया हमने, तो यहां पर हमने C0 लिख दिया। ठीक है, एक लगभग इंटरवल के बाद अगर मैं यहां की बात करूं तो देखो यहां से यहां आते में, ठीक है, मान लेते हैं हमें समय कितना लग गया। ठीक है, देखो ये थोड़ा टाइम का, ये वाला y एक्स एक्सिस किस में है, टाइम का, तो मान लेते हैं ये T1 है। एक ये पॉइंट है और यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लग गया, T2 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब है क्या बेटा, देखो यहां से यहां पहुंचने में आपको T1 समय लगा और यहां से यहां पहुंचने में आपको T2 समय लगा। आप ये पाएंगे कि इक्वल रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम अलग अलग लग रहा है। ठीक है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, अगर मान लीजिए कि 10 मोल से 5 मोल आने में 10 मोल से 5 मोल आने में 20 सेकेंड लगा, यानी कि हाफ होने में, तो 5 से 2.5 आने में यानी कि हाफ होने में फिर से 20 सेकेंड लगेगा। यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस यहां पर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया जो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है। अगली बात सुनिए, यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखिए वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर ये लाइन मेरे हिसाब से लास्ट में ये देखिए आपको लिखी हुई मिलेगी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। और ये लाइन हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इस लाइन पे जेई में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा। ठीक है, इक्वेशन देख लीजिए क्या लिखा है, AT इज इक्वल टू A0, AT इज इक्वल टू A0 इंटू E रेज टू द पावर माइनस KT। ठीक है, ये इक्वेशन है।
अब मैं सबसे पहले क्या करूं, ठीक है, एक एक करके समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, मैं इसमें ln लेके, मतलब दोनों साइड का मैं नेचुरल लॉगरिथम लेने जा रहा हूं, ln लेने जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा बेटा ln at इज इक्वल टू ln a नॉट और माइनस k इंटू टी हो जाएगा। एक ग्राफ, एक इक्वेशन आपका ये बन गया। अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करूं, ये हो जाएगा y, ठीक है, ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c, ठीक है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं इसके लिए, ये देखो, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस पर बताओ x से क्या कंपेयर करें, t को, ठीक है। तो बताओ यहां पर हम क्या लिख देंगे, x एक्सिस पर क्या लिख दिया जाए, t लिख दिया जाए, ठीक है। y एक्सिस पर क्या लिख दिया जाए, y एक्सिस पर हम लिखेंगे ln at, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट देखो y एक्सिस पे ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करता है वहां से 0.0 या 0,0 तक की जो ये डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, गैप होता है, या ये जो आपको जोन दिख रहा है, यही इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। और स्लोप हमारा कैसा है बेटा, स्लोप किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से। ये किसके बराबर है, माइनस के बराबर। माइनस के का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है m, ये क्या क्या है माइनस के, और ये हमारा है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ln a नॉट। तो हम कह सकते हैं कि ln at वर्सेस टाइम कर्व विद नॉन जीरो इंटरसेप्ट, नॉन जीरो इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ये देखो मैंने डिफाइन किया है इस पूरे के पूरे ग्राफ को एक लैंग्वेज में, है ना, एक स्टेटमेंट में। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जल्दी से मैंने आपको क्या सिखाया, देखो लेक्चर बहुत आराम से अटेंड करो, कोई जल्दबाजी नहीं। फर्स्ट ऑर्डर में बच्चों को समस्या होती है, तो मैं जैसा समझा रहा हूं, ठीक है, उस पर बात करो। कुछ जगहों पर प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। जैसे मैंने ln से कहां पर e लिख दिया, कहां पर e गायब कर दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ये रूल्स नहीं पता हो सकता है कुछ बच्चों को लॉग के भी रूल नहीं पता हो। आज ही किसी बच्चे का सजेशन आया था कि एक अलग सा जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि हमारे केमिस्ट्री में काम आने वाली है, उसका एक अलग सा वीडियो बना लिया जाए। तो एक प्रॉपर वीडियो जिसमें कैलकुलेशन, दशमलव को इधर उधर शिफ्ट करना और उससे 10 की पावर में प्लस माइनस में चेंज आना, लॉग के बारे में, ग्राफ के बारे में, बेसिक कैलकुलेशन के बारे में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में, इन सब के बारे में एक छोटा वीडियो जो 15 से 30 मिनट के आसपास का होगा, हम लोग अलग से बना लेंगे और वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपके बेसिक कैलकुलेशन वाला सिस्टम ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक कर्व यहां आ गया। अब देखिए जीरो ऑर्डर से कंपेयर करिए। जीरो ऑर्डर में क्या होता था बेटा, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनता था, यहां पर ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बन रहा है। बहुत अच्छा डिफरेंस है बेटा। ग्राफ देख करके तुरंत अगर आपको ऑर्डर बताना हो कि किस ऑर्डर का है, तुरंत ऐसे सोचना कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है या लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन से पहले लॉग या ln लिखा हुआ है, 100% बेटा तुरंत बताओ बिना समय गवाए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है। तुरंत बताना कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन है, ठीक है। वहां पर भी निगेटिव स्लोप था, यहां पर भी निगेटिव स्लोप है। वहां पर भी इंटरसेप्ट नॉन जीरो था। नॉन जीरो मतलब कि जीरो इंटरसेप्ट नहीं, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस पर ये स्लोप वाली लाइन जिस जगह कट करती है वहां से 0,0 ओरिजिन तक के बीच की जो दूरी होती है, गैप होता है, ये यही हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब अगर इसी बेटा जो ln हमने लिया है, ln को अगर मैं लॉग में बदल लूं, तो पहले बदलने का तरीका बता दूं। मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा है ln x, इसका मतलब हुआ यह है log बेस e x। अगर मैं देखो, जैसे मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की दो यूनिट होती है, एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपस में इंटरचेंज करने के लिए भी तो रिलेशन होता है ना, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैसे ही बच्चा लॉग की दो बेस होते हैं, एक होता है लॉग बेस ई, एक होता है लॉग बेस 10। आमतौर पे जब आप बोलते हो लॉग 2, तो बेसिकली आप लॉग बेस 10 2 बोल रहे होते हो, लेकिन लॉग बेस 10 हर कोई नहीं बोलता, ऐसे बोल देते हैं लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, ठीक है ना। तो लॉग के कितने बेस हो गए, दो। कौन कौन सा, लॉग बेस ई नेचुरल लॉगरिथम, और एक हो गया लॉग बेस 10।
तो अगर log के दोनों यूनिट हैं तो यानी कि log बेस 10 और log बेस e को आपस में भी कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई रिलेशन तो बनाया ही गया होगा। वही मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर log बेस e x है, अगर इस log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो बेटा इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10 x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्जन हमारे हर बच्चे को पता हो, ठीक है, ये आपके एग्जाम में या बाकी भी आगे कन्वर्जन में काम आ जाएगा, कोलिजन थ्योरी में भी काम आएगा, आर्हेनियस इक्वेशन में भी काम आएगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा। चलो समझ में आ गया। तो मैंने क्या करना है, इधर ln को कन्वर्ट करना है। ln मतलब log बेस e, इसको किस में कन्वर्ट करना है, log बेस 10 में। तो मैं इसी को कन्वर्ट कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा log बेस 10 और आगे क्या रहेगा 2.303, ठीक है। फिर यहां भी हो जाएगा 80, है ना, इज इक्वल टू यहां पर भी हो जाएगा log बेस 10 a नॉट। इसके आगे भी क्या लिखेंगे 2.303, है ना, माइनस k इंटू टी। अच्छा एक बात सोचो बेटा, अगर मैं 2.3 यहां पर भी 2.303 लिखा है, यहां पर भी 2.303 लिखा है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं तो इसका 2.303 नीचे वाले 2.303 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 2.303 नीचे वाले 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ऊपर तो 2.303 है नहीं, तो नीचे एक नया 2.303 डेवलप हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक स्टेप स्किप कर दिया है, ठीक है, वो वाला नहीं लिख के सीधा इसको लिख दिया, लेकिन समझा के लिखा है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे होगा ये। बाद में अभी सारी इक्वेशन की समरी भी बना दूंगा एक पेज पे, तो और काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो मुझे बताओ अगर एक सही इक्वेशन लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा log बेस a log बेस 10 at इज इक्वल टू log बेस n 10 a नॉट माइनस k डिवाइड बाई 2.303 इंटू टी। ये बन गया कि नहीं बन गया बताइए, एक इक्वेशन और आपका बन गया। अब इसका भी मुझे कर्व अगर ड्रॉ करना हो तो एक स्ट्रेट लाइन से इसका भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया हमने, ठीक है। y एक्सिस पर क्या होगा बताइए, y एक्सिस पर आ जाएगा हमारा log बेस 10 80, x एक्सिस पर क्या आ जाएगा टाइम, ठीक है। स्लोप इसका भी कैसा है, आगे नेगेटिव लगा है तो माइनस नेगेटिव स्लोप होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस k डिवाइड बाई 2.303, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा इस बार, log बेस 10 a नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो वो ln में था, ये log बेस 10 में है। ln का मतलब log बेस e में है, ये log बेस 10 में है। जब भी हम log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.303 तो आना ही आना है। इसीलिए देखो कहां पर चेंज आया, स्लोप में। स्लोप की वैल्यू वहां पर क्या है माइनस के, यहां पर क्या है माइनस के डिवाइड बाई 2.303। तो 2.303 क्यों आएगा, समझ में आ गया आपको। अब जल्दी से जीरो ऑर्डर से काइनेटिक्स से इसको करिए कंपेयर। देखिए मैंने क्या सिखाया आपको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनेगा, नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा और निगेटिव स्लोप होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व बनेगा, नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। अब बात आती है कि नेगेटिव स्लोप की वैल्यू, तो अगर आप ln वाला कर्व बनाएंगे तो माइनस के होगा, और अगर आप log बेस 10 के साथ बनाएंगे तो माइनस के डिवाइड बाई 2.303 होगा। आगे बात अच्छे समझ में, ठीक है। चलिए आगे एक और देख लेते हैं। अभी जो आपने ये देखा, क्या आपने सीखा, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस सॉरी e रेज़ टू पावर माइनस k इंटू टी देखा, ठीक है, यही देखा आपने। मैंने कहा चलो ln ले लिया हम लोगों ने इसका, तो ये हो जाएगा ln AT इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस k इंटू टी। फिर मैंने बोला कि चलो यार ln a नॉट इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा ln AT माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी हो जाएगा। फिर मैंने देखो ये माइनस है यहाँ पर, अगर मैं दोनों को ऐसे ln इसका ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, AT अपॉन a नॉट भी लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी भी लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम अगर इस चीज को रिवर्स कर दें तो साइन यहां से माइनस गायब हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ए नॉट ऊपर ले लिया, ए टी नीचे ले लिया, तो यहाँ का निगेटिव गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ln ए नॉट डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ऐसा भी हो सकता है,
है ना। तो यहीं से हम लोगों ने क्या ले लिया, एक इक्वेशन लिखा, के इक्वल क्या होगा बताओ, के इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल हो जाएगा 1/t ln a नॉट अपॉन at। एक इक्वेशन देखो कितना अच्छा सा ये बन गया, ठीक है। ये किसका इक्वेशन बन गया, ये बन गया रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का, ठीक है, ये बन के तैयार। अब फिर से, लेकिन ये तो ln में है, ln का मतलब log बेस e में है, इसे मुझे कन्वर्ट किस में करना है, log बेस 10 में। तो मैंने अभी क्या सिखाया, अगर log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो इसी का एक और इक्वेशन बन सकता है, वो बनेगा k इज इक्वल टू, देखो ln को मैंने चेंज किया तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी log बेस 10 a नॉट डिवाइड बाई at, ठीक है। ये एक इक्वेशन और बन गया, देख लो। तो हर जगह आप देख रहे हो ना, नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं या ग्राफ हैं वो ज्यादा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम सेम इक्वेशन को एक बार log बेस e में, दूसरी बार log बेस 10 में लिख रहे हैं। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, बहुत आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा, बस आप देखते रहना, डिफरेंस देखते रहना, ठीक है। चलो 2 बन गए, क्लियर हो गए यहां तक इक्वेशन, है ना। अब इसमें एक चीज बस थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ए नॉट क्या है, तो आप बोलोगे ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और एटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और वो टी की वैल्यू कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। आगे बात समझ में, यहां तक कंप्लीट हो गया, चलो बहुत अच्छा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इस पर क्वेश्चन बेटा एक अपने जेई में आया हुआ है, उसी को सॉल्व कराने के लिए आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को केमिकल काइनेटिक्स में कैसे इन्वॉल्व किया जाए वो सिखाने के लिए मैंने ये हेडिंग लिखा रखी है, ठीक है। तो आइए हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट बेटा मेरे पास एक इक्वेशन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली हमने ए ले रखा है 1 और इसको ले रखा है, तो प्रोडक्ट शुरुआत में 0 ही होगा, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी अगर बात करें तो हमने 1 में से क्या निकाला, अल्फा निकाल दिया, तो ये अल्फा बन गया, क्लियर है बात, ठीक है। अगर हमारा रिएक्टेंट इतना डिसोसिएट होगा तो ये इतना ही तो बनेगा, अल्फा क्या है यहां पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। अब मैंने जो पीछे इक्वेशन लिखा उस पर हम लोग चर्चा कर लें बेटा। अभी आपने इक्वेशन पीछे क्या लिखा, AT इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी, यही लिखा आपने। अब मुझे बताइए आफ्टर टाइम टी ये क्या है अपना कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है, ठीक है। तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी, है ना। ये लिख दिया हम लोगों ने, समझ में आ गई बात यहां तक बेटा, ठीक है। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालना है, यानी कि अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एल या हम इसको जैसे 1 लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी भी लिख सकते हैं, है ना, माइनस के इंटू टी, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी लिखा हुआ है, अल्फा को इस साइड ट्रांसफर करके लेके जाओ, बाकी सब इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी इज इक्वल टू अल्फा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, यही आपके जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबको, हमारे हर बच्चे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना आ गया, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू होगी। तो आपके जेई के एग्जाम में डायरेक्टली बस इतना पूछा गया है कि क्या वैल्यू होगी, तो आपको बस इतना बता देना था कि 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी, ये हो गया अपना, क्लियर है यहां तक। चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हमारे हर बच्चे को निकालना आ गया। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ अभी हम पीछे देख चुके हैं, वही लिख देना है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि AT इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट, अब मैं सारा एक साथ लिख दे रहा हूं, ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी। एक इक्वेशन तो हमारे बच्चे ने ये देखा, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ था, जहां पर ये क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ये क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है, ये क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। टी क्या है यहां पर, टाइम। ये वो टाइम है बेटा जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट से एटी बन गई, ये उतना टाइम है। जैसे कोई बोले कि अपने पास 10 मोल रिएक्टेंट था, वो 20 मिनट में 5 मोल रह गया, तो जो 20 मिनट की वैल्यू है वो ये हो गई, टी के जगह पे रखना है। इनिशियली 10 मोल था, बाद में 5 मोल रह गया, ऐसे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बन गया था वो भी नोट कर लेते हैं यहीं पर। ln AT इज इक्वल टू ln A नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस, सॉरी यहां पर हो जाएगा माइनस के इंटू टी। यहीं पर एक इक्वेशन ये बना था, इस पे भी आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था। यहीं पर एक और बन गया था, log बेस 10 AT इज इक्वल टू log बेस 10 A नॉट माइनस के इंटू टी डिवाइड बाई 2.303। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। ठीक है, और यहीं से मैंने आपको एक और इक्वेशन अभी पीछे सिखाया, उसको भी मैं यहीं नोट कर देता हूं। वो हो जाएगा आपका k की वैल्यू निकालने का। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ठीक है, और ये अपना इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो टोटल इतने इक्वेशन मैंने आपको अभी तक सिखा दिए। डन, समझ में आ गया सारा। ठीक है, अब ये 4 इक्वेशन से जो लास्ट वाला इक्वेशन है वो हमारे काम आएगा। ये उसी पर बेस्ड है जो अभी आपको सिखा रहा था मैं, है ना। सी टी इज इक्वल टू सी नॉट या फिर ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, इसी से आएगा ये। आइए यहां पर देखते हैं हम लोग एक और इक्वेशन, हमारे पास एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर बनता है, जिससे आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा। क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टाइम। मतलब ये ऐसी कहानी है जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, तो उसमें 10 सेकंड पे रेट इतना था और फिर 20 सेकंड पे रेट इतना हो गया। यानी कि T1 टाइम पर रेट R1 था और T2 टाइम पे रेट R2 हो गया। तब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर कुछ और पूछा, जैसे इसमें पूछा है हाफ लाइफ क्या होगा, तब जाकर के हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 लॉग रेट 1 डिवाइड बाई रेट 2। ठीक है, यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर k की वैल्यू को हाफ लाइफ से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, k की वैल्यू को हाफ लाइफ से कनेक्ट करना भी सिखाया नहीं है, आगे चल के सिखा रहा हूं। ठीक है, तो अभी बाद में फिर से वापस लौट के इसको कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ। पहली बात तो हाफ लाइफ क्या होता है वो समझना है। अभी जीरो ऑर्डर वाले में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था हाफ लाइफ से, फिर से समझिए। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, इनिशियली वो 10 मोल था और हम ऐसा पाते हैं कि 5 मिनट बाद वो 10 मोल से 5 मोल रह गया। तो हम ये बोलेंगे कि यार 10 मोल से 5 मोल रह गया, मतलब हाफ हो गया। हाफ होने में कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लगा। तो 5 मिनट विल बी हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट। बस ऐसा समझना है। ठीक है, यानी कि उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ 5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट में अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह गया। ये होता है हाफ लाइफ का मतलब। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, अभी पीछे मैंने आपको सिखाया, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। अब आगे इसके बहुत अच्छे से सीखना समझना। ठीक है, ये तो हमने पीछे नोट कर रखा है, अब इसी को मैं यूज करूंगा। देखो k तो रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई, अब हमारा टाइम क्या बन जाएगा, t हाफ बन जाएगा। t हाफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 50% खत्म होने में और 50% बचने में लगा हुआ समय। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा, ए नॉट था। बताओ हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया होगा। तो मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, जब ये एक हाफ लाइफ खर्च करेगा तो ये कितना बच जाएगा, ए नॉट बाई 2 रह जाएगा। हाफ लाइफ में यही तो होगा, उसका आधा रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां आ जाएगा ऊपर,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग बेस 10 2 हो जाएगा। यही होगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखना बेटा, यहां पर जो ये लिखा है 2.303 लॉग बेस 10, अभी पीछे कन्वर्जन सिखाया तो हमारा हर बच्चा भी इस बात से वाकिफ हो चुका होगा कि 2.303 लॉग बेस 10 को हम लोग ln या लॉग बेस e भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए जरा, k इज इक्वल टू हो जाएगा ln 2 डिवाइड बाई t हाफ। ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये देखो बन के तैयार। आगे बात समझ में? अब नीट के एग्जाम में बेटा डायरेक्टली केवल ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो हमारे हर बच्चे को ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, तो यहीं से मैंने ये निकाला और यहीं से एक और यहीं से सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताइए लॉग बेस 10 2 यानी कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो हम यहां पर लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 2, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, तो मैं यहां लिखूंगा 0.3010 डिवाइड बाई टी हाफ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? k की वैल्यू आ जाएगी 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा एक और बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब ये भी नीट के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और बोर्ड के एग्जाम में इन दोनों पर डायरेक्टली क्वेश्चन बने हुए हैं। स्टेप मार्किंग में अगर बात करें तो फॉर्मूला लिखने पर भी हाफ मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। आगे बात समझ में? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए, अब अगर एक चीज आप इसमें नोटिस करना बेटा, अगर k इज इक्वल टू ये है तो टी हाफ इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई के आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ टी हाफ के फॉर्मूला में क्या आपको कहीं पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C नॉट दिखाई दे रहा है या A नॉट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब यहां से हमने क्या सीखा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप कितना भी गुना बढ़ाइए घटाइए, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं सबकी हाफ लाइफ फिक्स होती है। सपोज दैट कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 5000 ईयर है, तो आप इनिशियली उसे कितना भी ले लो, चाहे 1 ग्राम ले लो चाहे 500 किलोग्राम ले लो, वो 5000 ईयर में उसका आधा ही रह जाएगा। यानी कि इनिशियली आपने किसी भी रिएक्टेंट को कितना लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ लाइफ उतना ही रहेगा हमेशा हमेशा। ये वैसे ही हो गया जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, एक बकेट वाटर ले लीजिए या 1 ग्लास वाटर ले लीजिए, तो 1 ग्लास वाटर एंड 1 बकेट वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वैसे ही इसका केस है, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी आप ले लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये बात एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करने की बात आ जाए बेटा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो ये हो गया हाफ लाइफ, ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन, तो ये डिपेंड नहीं करेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। तो एक ग्राफ यहां पर ये भी बन गया। अब तुरंत मैंने क्या बोला है, हर एक पैरामीटर पे जीरो ऑर्डर के साथ इसको तुरंत आप कोरिलेट कराते रहिए। जीरो ऑर्डर के केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा था टी हाफ इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 2K, यही पढ़ा था, यानी कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर क्या है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे दोनों को तब तक आप सही इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में अच्छे से? यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो गई बेटा। दूसरा है द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ है, ध्यान रहे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं हाफ लाइफ कम होती जाती है। ठीक है, हाफ लाइफ कम होने का मतलब कि कम समय में वो चीज डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि दूसरे वाले सेगमेंट पे हमारा ध्यान कम जाता है, दूसरे वाले स्टेटमेंट पे हमारा ध्यान कम जाता है कि टेम्परेचर को हम हाफ लाइफ पे कैसे कोरिलेट करें। तो याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाने पर हाफ लाइफ कम हो जाती है। हर चीज, हर एक लाइन, हर एक चीज यहां पर बेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ड्रॉप्स इक्वल टाइम ऑफ रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा लास्ट वाली। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं, आगे क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, उससे पहले हम इसको एक बार देख लें। अब जो मैं सिखाने चल रहा हूं
ये स्पेशली नीट और जेई के बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये समझ लो कि एकदम रामबाण की तरह है। अगर ये चीज समझ में आ गई और आपने थोड़ा सा डेटा याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो एग्जाम में कैलकुलेशन से आप बिल्कुल बच जाएंगे। और ये जो टेबल है ये सिर्फ और सिर्फ इसी काम को आसान करने के लिए बनाई गई है। आइए फिर थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। देखिए 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे हम बोलते हैं 1t½ ठीक है। यहां पर हम लोग पता क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ये देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में जो समय लगा वो समय को हाफ लाइफ के टर्म में बताना है। ठीक है, 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो होता है 4/3t²। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय लगता है 2t½ ठीक है। और बेटा किसी भी रिलेशन को आप खुद से जस्टिफाई कर सकते हैं, खुद से आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर लिख दिया गया, आप समझ लीजिए। ठीक है, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 2 हाफ लाइफ के बराबर लगता है, या हाफ लाइफ का डबल समय लगता है। ये बात ध्यान रखनी है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार स्पेशली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला हमारा हर बच्चा ध्यान दे। एक बार तो बेटा एग्जाम में बस इतना पूछा गया कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में हाफ मतलब जो समय लगता है जैसे मान लो उसने दे दिया कि 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट एंड 75% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 20 मिनट, यानी कि डबल ऑफ t½ देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। साफ साफ ऐसा रिलेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर में मिलता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, उसमें कहां सॉल्व करने चले जाओगे आप। ठीक है ना, इतना आसान है क्वेश्चन। चलिए 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा बेटा समय 3t½ 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा 3.3t½ ठीक है। 93.75 कंप्लीट होने में आपको लगेगा 4t½ ठीक है। 99% रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगा 6.6t½ 99.6 ये आपके जेई में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, इसमें समय लग जाएगा आपका 8t½ ठीक है। और 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा 10t½ ठीक है। और ये आपके नीट और जेई दोनों में आया हुआ है बेटा, ये वाला नीट एंड जेई दोनों में। और 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा इनफिनाइट टाइम, यानी कि कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेटा कुछ भी करके कैसे भी करके अगर आप जेईई और नीट के लिए सीरियस हैं, इसको याद कर लीजिए, मेरी बात मानिए, इसको याद कर लीजिए। आपको कितना भी सॉल्व करना आता है, अगर फाइनल एग्जाम में आपको ऐसी कोई चीज आपके इतने से बड़े कैलकुलेशन को बिल्कुल ऐसे पेन चलाने भर के कैलकुलेशन में अगर कन्वर्ट कर दे रही है तो इसमें बुराई क्या है ना। तो ये पूरा डेटा मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है, ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके एग्जाम को आसान बनाने के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर को लाने के ड्यूरेशन को कम करने के लिए। तो आपको ये हर हाल में करना है, याद कर लेंगे आप ही का फायदा होगा और आप खुद क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कितना आगे बढ़ गए इसको जानने के बाद। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन द रिएक्शन P+Q गिव्स R+S, यानी कि यहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन P एंड कॉन्सेंट्रेशन Q। और हमें पता है हम यहां पर N लिख दें, यहां पर M लिख देते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा वो क्या आएगा, N+M आएगा। यही पीछे हम लोगों ने सीखा है, तो यही हमें यूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहली लाइन पढ़ते मुझे इतना दिमाग में आया, मैंने इतना लिख दिया। फिर लिखा है टाइम टेकन फॉर द 75% रिएक्शन ऑफ P के बारे में कह रहा है, वो किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ P के बारे में, इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर द 50% रिएक्शन। बताओ बेटा, जेई का क्वेश्चन है, कह रहा है P के बारे में अगर बात करें तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में उतना समय लगता है जितना हाफ लाइफ यानी कि 50% कंप्लीट होने में लगता है उसका डबल। और ऐसा हमने कब देखा है, 75% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2t², ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में देखा है। तो ये कंफर्म हो गया कि बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आते हैं, तो यानी कि N की वैल्यू क्या हो गई, N की वैल्यू आ गई 1। अब मुझे M की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि Q के बारे में कुछ दिया हो तो अच्छी बात है। फिर आगे कह रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरीज रिएक्शन टाइम एज सोन इन द फिगर द ओवरऑल ऑर्डर। और Q के बारे में कह रहा है इस ग्राफ से पता लगा लीजिए, P के बारे में इसने रिटन में दे दिया, Q के बारे में कह रहा है इसको देख के बता दीजिए। तो मुझे Q को देख के ऐसा लग रहा है कि देखो Q
और यहाँ पर टाइम देखो, है ना। तो आप ऐसा पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्यू के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं ना, क्यू की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई भी घटता बढ़ता नहीं दिख रहा है, एक समान कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसा हम पा सकते हैं यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां पर m की वैल्यू 0 आ गई, तो n प्लस m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर। ये बात ग्राफ देख के समझ में आ गया जो मैंने बोला, ना तो डिक्रीजिंग दिख रहा है ना इंक्रीजिंग दिख रहा है, ना एक्सपोनेंशियल डिक्रीज दिख रहा है ना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि लगातार ये ग्राफ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि रेट जो है हमारा, जैसे मान लो रेट कैसे निकालेंगे, यहां का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, यहां से यहां तक का चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये हमारा हर जगह के लिए आपको मिलेगा सेम, यानी कि रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू। इसका मतलब कि क्यू के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 × 10⁴ सेकेंड। देखो, एक तो हम इसको इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे, 800 था, 800 से ये पहले हाफ लाइफ में कितना हुआ होगा, 400, 400 से हुआ होगा 200, ठीक है, और 200 से हुआ होगा ये 100, और 100 से हुआ होगा 50। ऐसे तो हाफ 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 करके हुआ होगा। और कह रहा है कि 800 से, ध्यान से देखना बेटा, 800 से बेटा 50 होने में टोटल समय लगा इतना। मुझे बताओ 800 से 400 होना, यानी कि हाफ होना, हाफ होने में कितना समय लगेगा, 1 हाफ लाइफ के बराबर समय लगेगा। फिर बताओ 400 से 200 हुआ, यानी कि हाफ हो गया, तो फिर से कितना समय लगा, 1 हाफ लाइफ के बराबर समय लगा, है ना। 200 से 100 हुआ, फिर से हाफ हुआ, यानी कि एक और हाफ लाइफ यहां पर खर्च हो गई, है ना। फिर देखो 100 से 50 हुआ, एक और हाफ लाइफ यहां पर खर्च हो गई। तो मुझे बताओ बेटा टोटल कितनी हाफ लाइफ यहां पर खर्च हो गई, टोटल 4 हाफ लाइफ खर्च हो गई। तो 4 t हाफ इज इक्वल टू, यहां देखो कितना समय लगा इस काम में, 2 × 10⁴ सेकेंड लगा है। तो आप बताओ बेटा हाफ लाइफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 / 4 × 10⁴ सेकेंड, यही तो हो जाएगी ना। लेकिन हमसे कह रहा है वो तो रेट कांस्टेंट बताओ यार। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ। यही पीछे भी आपने सीखा, वही लगाना है आपको, है ना, ये आपका फॉर्मूला है। तो बताइए बेटा के की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ की वैल्यू क्या है, 2 × 4, है ना। और नीचे क्या हो, 4 ऊपर हो गया और यहाँ क्या आएगा, 10⁴। आगे बात समझ में। तो ये देखो ऐसे कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 10⁴ है, ऊपर जाएगा तो ये सारा दशमलव हट जाएगा, अभी आ जाएगा 6932 × 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 6 और 8 और ये 13, ठीक है, इतना आ गया, है ना। और यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। आप सबको पता है के की यूनिट कैसे निकालते हैं, तो ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा और सही से लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1.3864 × 10⁻⁴, नहीं +4, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया कितना आसान था, ठीक है। पहले हमें ये देख लेना है, और देखना ऐसे ना फर्स्ट ऑर्डर में आपको ऐसे ही करना है, जो इनिशियल अमाउंट है उसको 50 मतलब हाफ 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 करते जाइए, फिर देख लीजिए कितने हाफ लाइफ लगे। फिर आपको 100% क्वेश्चन दिया होगा कि टोटल समय इतना लगा इस काम में, यानी कि इतने हाफ लाइफ बराबर उतना गिवन टाइम इंटरवल। फिर वहां से आपका हाफ लाइफ आ जाएगा। हाफ लाइफ को के से रिलेट करना आपको आता है, ये फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ, बस आंसर आ गया, है ना। ये ध्यान रखना है यहां पर। अब यहां पर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज N2O5 decomposes to NO2 and O2 and follows first order kinetics. After 50 minutes, the pressure inside the vessel increases from 50 mmHg to 87.5 mm. The pressure of the gaseous mixture after 100 minutes at constant temperature will be. तो पहले तो मैं आपको इसका सिंपल फंडा बता दूं
ये N2O5 का सबसे पहले इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस 2O2। ठीक है, देख लो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। यहां पर भी देखो 4 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 4 नाइट्रोजन है, यहां पर देखो ऑक्सीजन कितना है 10, यहां पर कितना है 8 प्लस 2, तो यहां पर केवल O2 हो जाएगा, O2, बस ये हो गया, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस इक्वेशन आना चाहिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले वो समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। वहां लिखा है आफ्टर 50 मिनट द प्रेशर इनसाइड द वेसल इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू इतना, यानी कि इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नॉट यहां पर कितना था बेटा 50 mmHg। ठीक है, फिर इसने समय लिया, कितना समय लिया, आफ्टर 50 मिनट, तो 50 मिनट का समय गया और 50 मिनट के बाद ये कितना हो गया, अब जो प्रेशर हो गया P1 वो कितना हो गया 87.5 mmHg हो गया। तो कह रहा है कि 100 मिनट बाद, कितने देर बाद, 100 मिनट्स के बाद ये जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने यहाँ फ्लो चार्ट टाइप को बना दिया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ पाए, है ना, कि क्या कहना चाह रहा है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो डिराइव करना सिखा दूं। ठीक है, क्यों डिराइव करना सीखना है, क्योंकि हम लोग इस चीज को हमारे एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे इसको इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको। एक आता है गैसियस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये उसी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे होता है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा अभी, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ठीक है, अब पहले डिराइव करना सीखिए सब लोग। कैसे डिराइव करेंगे, आप मानेंगे कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन P नॉट है, तो ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, P नॉट ये है एट T इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आफ्टर टाइम T। अब क्या हुआ, P नॉट में से देखो क्या निकला, 2x निकला, क्योंकि ये 2 मोल है तो यहां पर से 2x डिसोसिएट होगा। ये 4 मोल है तो ये मतलब कोफिशिएंट 4 है तो 4x बनेगा, इसका 1 है तो ये x बनेगा। मैं पूछूं कि टोटल प्रेशर, ठीक है, आफ्टर इक्विलिब्रियम अटेनिंग द इक्विलिब्रियम, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, P नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x। अब ये 4x और प्लस x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस 3x इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये हो गया टोटल प्रेशर। और ये P नॉट माइनस 2x क्या है बेटा, ये है प्रेशर आफ्टर टाइम T, प्रेशर आफ्टर टाइम T, दैट इज P नॉट माइनस 2x। ठीक है, बस ये खत्म यहां तक। अब हम क्या करें, हम K की वैल्यू निकालेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई प्रेशर आफ्टर टाइम T। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों में अंतर है। यहां पर मैंने लिखा है P स्मॉल t, ये क्या है, आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना हो गया, ये क्या है, टोटल प्रेशर कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसमें मैं लिखूंगा 2.303 डिवाइड बाई T लॉग इनिशियल प्रेशर तो P नॉट था, आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना हो गया, P नॉट माइनस 2x, P नॉट माइनस 2x। लेकिन मुझे ना इसको टोटल प्रेशर के, क्योंकि देखो गैसियस इक्वेशन है तो गैसियस इक्वेशन में तो सारी बातें प्रेशर के टर्म में होनी चाहिए। तो यहां पर x क्या कर रहा है, x को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूं, इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करूं। यहां से x निकाल के बताइए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, pt माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, pt माइनस पी नॉट डिवाइड बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, यही यहां पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, साफ साफ लिखते हैं इधर से, यहां साइड में K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T, आगे क्या लिखेंगे, लॉग, यहां पर क्या होगा, P नॉट डिवाइड बाई P नॉट माइनस 2, और x की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, PT माइनस P नॉट डिवाइड बाई 3। यही तो किया हम लोगों ने ना। ठीक है, अब हम क्या करें,
इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 2 पी टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 पी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये सब k की वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग पी नॉट, नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी नॉट, है ना। अब यहां पर देखो बेटा ये 2 पी नॉट है और ये 3 पी नॉट है, कितना हो गया 5 पी नॉट हो गया, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10, ऊपर पी नॉट लिखा, नीचे ये दोनों कितने हो गए 5 पी नॉट माइनस 2 पी टी। आगे बात समझ में, ये इक्वेशन बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। यहां पर k क्या है, रेट कांस्टेंट है जो हमें पता है ऐसे बदलेगा नहीं, ठीक है। t क्या है, टाइम, क्या टाइम, जितने में ये पी नॉट से पीटी हो गया होगा, ठीक है। पी नॉट क्या है यहां पर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 50 mmHg, और पीटी कितना है यहां पर, टोटल प्रेशर की वैल्यू है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट 99% ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी। देखिए सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, उसने बोला हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज गिवन 6.93, तो आपको तो टी हाफ यहाँ पर गिवन है बेटा और वो है 6.93 मिनट्स, है ना। कह रहे 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब देखो इसका दो तरीका है, कैसे, आप इक्वेशन लगाओ पूरा का पूरा, आप लिखो यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम, कितना टाइम लगेगा वही आएगा। यहां पर आप लिखेंगे लॉग, अगर परसेंटेज में बात कर रहा है आपको तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 100 लेना पड़ेगा, और अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बची कितनी 1%, तो यहां पर 1 लिखेंगे। k की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.6932 डिवाइड बाई k, है ना, ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है। यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां वैल्यू पुट करके बाकी सब सॉल्व करिए, तब जाकर आपका t की वैल्यू आ जाएगी और वही t की वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कैसे कैसे इस चीज को हम आसान बना सकते हैं, आइए देखते हैं। थोड़ी देर पहले की बात है बच्चा, हम लोगों ने यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट किया था। मैंने आपसे कहा था अगर हमें याद हो जाए तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 6.6 टी हाफ के बराबर समय लगता है। खत्म हो गई कहानी, मुझे उतना बड़ा कैलकुलेशन अब करने की कोई जरूरत रही ही नहीं बेटा, अगर हमें ये याद है तो। अब मैं चुपचाप क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बस इतना है। उनने पूछा 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो मैं बोलूंगा 6.6 टी हाफ लगेगा, इतना समय लगेगा टोटल। फिर बोलूंगा 6.6 मैं लिख दे रहा हूं, टी हाफ की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 6.93 के आसपास, और इतना मिनट लगेगा। आंसर भी मिनट में है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इसको सॉल्व कैसे करूं, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर देखो 6 × 6 कितना होगा, लगभग 36 के आसपास होगा, या इसको लगभग लगभग मैं 7 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 42 के आसपास हो जाएगा। तो आंसर भी मुझे पता है ये 23 वाला नहीं होगा, 23 वाला नहीं होगा, लगभग इन दोनों में से कोई होगा। ये भी मेरे लिए बहुत आसान सा काम हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं किया मैंने। एग्जैक्ट डेटा आपको निकालना हो तो 3 डिजिट पे दशमलव आपका आ रहा है, यहाँ पे आप 9 मान लिया, ठीक है, तो आपका जो भी आएगा 46.06 के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट डेटा आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस डेटा जो गिवन डेटा था उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको पता है कि इतने हाफ लाइफ कंप्लीट होते हैं, इतनी % रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है तो, या x% रिएक्शन कंप्लीट होने में टी हाफ के रिस्पेक्ट में इतना समय लगता है, अगर आपको ये पता है तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तुरंत देखते ही आंसर आने लगेगा, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांस बना देगा, इस वजह से याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज यील्ड इन पैरेलल रिएक्शन। जो बच्चे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब पढ़ चुके हैं 12th वाले, चूंकि ये चैप्टर ही 12th का है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। सपोज दैट आपके पास ये है फिनॉल, फिनॉल का आपने करा दिया बेटा नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन के लिए हम लोग रिएजेंट लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यही ऊपर भी यही नीचे भी, दो रिएक्शन ले लिया। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेगा, उसका नाम होगा NO2+। NO2+ प्रोवाइड करेगा तो वो NO2+ क्या करेगा, वो NO2+ एक जगह पर ऑर्थो पे लग जाएगा और एक प्रोडक्ट में ऐसा होगा कि वो NO2+ कहां लग जाएगा, पैरा पे। तो आपने देखा कि आपका जो रिएक्टेंट A था उसने एट अ टाइम दो प्रोडक्ट बनाए, B एंड C। अब कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा बना कौन सा कम बना, तो हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज यील्ड। अब मान लेते हैं कि A से B बना और इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी K1 और A से C बना, इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी K2। अब हम इसके लिए निकालेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ B। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, B के लिए रेट कांस्टेंट कितना है बेटा, K1 डिवाइड बाई टोटल K1 और K2 कितना है, K1 प्लस K2। बस परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, खत्म। इसी तरह से इसमें निकालना है अगर मुझे, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज यील्ड ऑफ C। अब मुझे बताओ C के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K2, तो हम लिखेंगे यहां पर K2। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल K1 और K2 की वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई, आ गया। ये होता है। तो मैंने यहां पर आपको सिखाया एक एग्जैक्ट एक्चुअल एग्जांपल से कि पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। पैरेलल रिएक्शन का मतलब कि रिएक्शन चल रही है, पैरेलली दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन दोनों प्रोडक्ट में ये पता करना है कि ज्यादा कौन बना कम कौन बना, हाई यील्ड किसकी कम यील्ड किसकी, मेजर प्रोडक्ट कौन माइनर प्रोडक्ट कौन। ठीक है ना, इससे पता चलता है। तो ये फंडा इस चीज में काम आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है, अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट गेट्स स्पिल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, its half-life period is 30 days. If the initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? कहने का मतलब एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कुछ भी मान लो, यूरेनियम हो गया, ऐसा कुछ भी मान लो, एक रूम में बिखर गया किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। स्टार्टिंग उसकी जो रिएक्टिविटी थी वो इनिशियल रिएक्टिविटी 10 टाइम्स ज्यादा थी परमिसिबल वैल्यू से, यानी कि जितनी एक नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी रिएक्टिविटी की, हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है, वही उसकी रिएक्टिविटी दिखाती है। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, पर यूनिट गिवन टाइम, पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गया उसका रिएक्टिविटी एक्टिविटी हो गई। तो एक होता है कि अगर आप किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक उसकी परमिसिबल वैल्यू होती है कि इतनी वैल्यू अगर है अल्फा बीटा गामा डीके करने की तब आप उस एरिया में रह सकते हैं, इससे ज्यादा है तो नहीं रह सकते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसकी रिएक्टिविटी जो थी, एक्टिविटी जो थी वो 10 टाइम्स ज्यादा थी, तो बोल दिया गया उस रूम में कोई घुसे ना, है ना, क्योंकि वहां पर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिखरा पड़ा है। कह रहा है उसकी हाफ लाइफ 30 डेज है, कि मतलब 30 डेज में वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो बताइए कितना समय लग जाएगा कि उस रूम में वापस जाया जा सके, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको देखिए यहां पर क्या लिखा है, हाफ लाइफ आपको दिया गया है, टी हाफ का फॉर्मूला हम सब जानते हैं 0.6932 डिवाइड बाई के और इज इक्वल टू 30 डेज, ये आपको गिवन है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सबको पता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर दिया गया है तो ये 100% बिना किसी से पूछे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है बेटा तो फॉर्मूला क्या लगेगा वो हम सबको पता है, AT इज इक्वल टू A नॉट, है ना, या उसमें लिख लो ln AT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस K इंटू टी। ठीक है, या लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे लॉग बेस 10 AT इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A नॉट माइनस K इंटू टी। ठीक है, या आप अभी जो पीछे लिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग लिखना हो तो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। मैंने जानबूझ के बार बार इक्वेशन लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये भी आपकी भी समझ में आने लगे कि कितना आसान है लिखना समझना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इनिशियली इसकी जो रिएक्टिविटी थी वो 10A थी, है ना, तो यहां पर A नॉट की वैल्यू गिवन है, क्लियर है। ठीक है, और
अगर ए होती तो हम इंटर कर सकते रूम में। तो AT की वैल्यू क्या रखना है, A नॉट की वैल्यू क्या रखना है 10A। टाइम आपको निकालना है कितने समय बाद इंटर कर सकते हैं। K की वैल्यू आपको यहां से उठा के रख देनी है, ठीक है। तो K की जगह पर क्या रख सकते हैं 0.6932 डिवाइड बाई T हाफ, और T हाफ की वैल्यू कितनी है 30 डेज, 30 डेज, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम। यही हमें फाइंड आउट करना है, लॉग 10A डिवाइड बाई A। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो टाइम यहां से आ जाएगा आपका 100 डेज, यानी कि 100 डेज के बाद आप अगर चाहेंगे तो उस रूम में इंटर कर सकते हैं। वो रूम अब आपके लिए सेफ हो गया है। अब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की रिएक्टिविटी इतनी नहीं रह गई है कि हमें वो हार्म कर सकें, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। द रिएक्शन एक्स गिव्स प्रोडक्ट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑलरेडी यहां पर गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। In 40 minutes, the concentration of X changes from 0.1 to 0.25. अब मुझे बताओ बेटा 0.1 से पहले अगर ये 50% ब्रेक हुआ होगा, देखो हर फर्स्ट ऑर्डर में एक बार इस कॉन्सेप्ट से ट्राई किया करो। बताओ 0.1 से अगर 50% खर्च हो गया तो कितना बचेगा, इसका हाफ बताओ। 0.1 का हाफ कितना होगा 0.05, 0.05 का हाफ कितना होगा 0.025। आगे बात समझ में। और देखो कह रहा है 0.1 से 0.25 मोल रह गया, तो बताओ इतने मोलर से इतना मोलर और फिर इतना मोलर। आपको पता है 0.1 से 0.05 हुआ होगा तो लगा होगा टाइम कितना 1 टी हाफ, फिर इतने से इतना हुआ होगा तो एक और टी हाफ लग गया यहां पर, है ना। तो आप कह सकते हैं यहां पर टोटल टाइम कितना लगा 2 टी हाफ। अब समझदार बच्चा तो ये भी बोल देगा कि सर 75% रिएक्शन 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई क्या, बिल्कुल होगी। ऐसा आप सोच सकते हो अगर टोटल टी हाफ लगा है तो। फिर कह रहा है इतने में समय लगा है 40 मिनट का। तो बच्चा आप मुझे बताओ टी हाफ कितना होगा, ये आ जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। फिर कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज 0.1। अब हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1, यही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हम निकाल लेंगे अभी धीरे धीरे। के की वैल्यू हमें पता चल गई है, क्योंकि देखो टी हाफ इज इक्वल टू इतना है, और टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.6932 डिवाइड बाई के। तो यहां से के की वैल्यू भी आ जाएगी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां से 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना है 20 मिनट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। तो ये आपका देखो ऊपर आप कह रहे हो मोलर, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा यहां से, है ना, इजिली आ जाएगा। और आप कैसे कर सकते हैं इसको, देखो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां से 0 हमने हटा दिया, 1 दशमलव यहां पर और मतलब एक ऐसे हो जाएगा, है ना। अब आप 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 के आसपास का, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। और उसके बाद फिर इधर कितना है अपने पास, इसको हम कर सकते हैं 10 पावर -3 कर देते हैं इसको, है ना, खत्म यहाँ से। फिर इसको कर दें 3.47 इंटू 10 पावर -4 मोल पर मिनट। तो 3.47 यहाँ पर आ रहा है 10 पावर -4 पर मिनट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। मोलर पर मिनट रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यूनिट के बारे में कंफर्म हो गई बात, कैसे सॉल्व करना है, तरीका समझ में आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार लगाने की कोशिश करिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा जरूर आप सब, है ना, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन आने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छी बातें जो ध्यान रखनी है एक बार मैं समराइज करा दे रहा हूं, है ना, लाइन बाय लाइन। सबसे पहली चीज, अब एकदम बुलेट पॉइंट है, बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है, लास्ट है एकदम। यही सब चीजें आपको एग्जाम में काम आ जाएंगी। पहली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग थी। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे कुछ इक्वेशंस बने जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला इक्वेशन था Ct इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू द पावर -kt। वहीं से हमने ln निकाला, वहीं से हमने log निकाला, वहीं से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी।
सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इसका फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। दूसरे नंबर का सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ, या फिर टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई K, है ना। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझ में आएगी कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में अगर ग्राफ बनेगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन बना देना है। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है, जितने भी हमने यहां पर ग्राफ बनाए वहां पर हमने हर जगह देखा कि एक्स और वाई एक्सिस को अगर हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम लिखा जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन से पहले लॉग लिखा हो, हमारा हर बच्चा तुरंत चीख के बोला कि तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की रिएक्शन है। अगर केवल कॉन्सेंट्रेशन लिखा है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में ही नहीं है। आगे बात समझ में यहां तक? ठीक है। फिर आपने देखा कि परसेंटेज, इक्वल परसेंटेज कंप्लीट होने में इक्वल समय लगेगा इसमें। जैसे 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहा है, तो अगले 50% कंप्लीट होने में भी 10 मिनट ही लगेगा। जितने भी रेडियोएक्टिव अपने पास डिकेज हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल हैं। पैरेलल रिएक्शन के बारे में आपको बता दिया, गैसियस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी इसके एक दो क्वेश्चन हो सकते थे, जेई वगैरह के क्वेश्चन हो सकते थे, उनको करना सिखा दिया। रेडियोएक्टिव के सारे क्वेश्चन में ये वाला फंडा याद रखना कि इनिशियली इतना था, 50% इतने में रहेगा, 50% इतने में रहेगा, टोटल इतना टी हाफ लगा, टी हाफ इज इक्वल टू इतना है, तो वहां से के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू जगह जगह पुट करना है जैसे जरूरत पड़े, और आंसर लेके आना है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ऑर्डर का डर खत्म हुआ होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा? कोलिजन थियरी पे होगा। उसके बाद फिर पीवाईक्यू वाले वीडियोस आएंगे, है ना। पीवाईक्यू वीडियोस में जेई और नीट के और बोर्ड के जो भी पीवाईक्यूज हैं उनके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अपने अपने सेगमेंट के आपको सबको सॉल्व करना है। नीट वालों को तो दोनों सॉल्व करना है, नीट का भी जेई का भी। जेई वाले भी चाहें तो नीट के भी पीवाईक्यूज जो है उसको सॉल्व कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोर्ड वालों को अपने बोर्ड तक रखना है, और साथ में अगर नीट देना है तो नीट और जेई के भी अपना सॉल्व कर लें, ठीक है। सबका अपने अपने हिसाब से करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है। एक फंडामेंटल वाला वीडियो अलग से आ जाएगा, उसके लिए घर आने की जरूरत नहीं है। तो जब पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन आएंगे उसमें देखना आप कि जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ बच नहीं रहा है जो आपको डरा सके, परेशान कर सके इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो हमारा हर बच्चा पहले काम क्या करेगा? पहला काम एक शॉर्ट नोट्स बनाएगा जिसमें सारा फॉर्मूला और उनके बगल में उनका ग्राफ लिखेगा, उनका ग्राफ बनाएगा, ड्रॉ करेगा। पहला काम अपना खत्म। दूसरा, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बातें लिखेगा, और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेबल याद कराई, 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 टी हाफ, 60% कंप्लीटेड इन 4/3 टी हाफ, बढ़ाते जाना है। 75% कंप्लीटेड इन 2 टी हाफ। उसके बाद आप सीधा चले आइए 87.5% कंप्लीट इन द 4 टी हाफ, 90% कंप्लीट इन 90% कंप्लीट इनटू 3.3 टी हाफ हो गया, है ना। फिर 90 किसमें 93.75 ये कंप्लीट होता है 4 टी हाफ में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 99% 6.6 टी हाफ में, 99.9% 10 टी हाफ में, और 10% 100% तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती पूरी तरह से। आगे बात समझ में? यहां तक वीडियो समझ में आया? ठीक है। क्लास समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी होगा तो आपके कमेंट सेक्शन में आपको जो मन में आएगा खुल करके लिखने के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। अपने जो भी थॉट्स हैं वो आप शेयर करिए। आप जब बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो हम उसके उस हिसाब से वीडियोस बना करके आपकी प्रॉब्लम को और आसानी से सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए, उनको भी इसका हिस्सा बनाइए, है ना। एक अच्छी जगह से, एक अच्छी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने में उनका भी आप फायदा दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अगले वीडियो कोलिजन थ्योरी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।